हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रतियोगिता दर्पण। मैं हूं प्रशांत। आज हम बात करने जा रहे हैं आधार के बारे में। हाल ही में अमेरिकन फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी मूडीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में आधार की सेफ्टी एज वेल एज सिक्योरिटी के ऊपर कुछ सवाल उठाए जाते हैं। आइए इसे डिटेल से देखते हैं। अब बेसिकली हाल ही में न्यूज आती है कि मूडीज ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, दैट इज सी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एंड डिजिटल एसेट्स। ये इस रिपोर्ट का टाइटल है और ये रिपोर्ट बेसिकली आधार के ऊपर सवाल उठाती है। कुछ सवाल उठाए जाते हैं यहाँ पर कि आइडेंटिफिकेशन के इश्यूज हैं, सेफ्टी इश्यूज हैं, क्योंकि आधार जो है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस पर काम करता है और क्योंकि यहाँ पर बायोमेट्रिक का भी डेटा अवेलेबल होता है आधार के केस में, तो इस पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव डेटा कलेक्शन है और अगर डेटा ब्रीच होता है तो काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये न्यूज देख सकते हैं आप, आधार अनरिलायबल इन हॉट ह्यूमिड इंडिया सेज मूडीज। अब यहाँ पर ये हॉट और ह्यूमिड जो है ना, ये भी एक्चुअल में गौर करने वाली बात है। अगर न्यूज टाइटल आप देखेंगे, हॉट एंड ह्यूमिड इंडिया, एक्चुअल में जो भी लेबरर्स होते हैं ना, जो लेबर क्लास है, एक्चुअल में जब वो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में काम करते हैं तो कई बार कुछ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं और आधार का जो बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है वो ऐसा देखा गया है कि कुछ केसेस में बहुत इजीली फेल कर जाता है। तो बेसिकली इसीलिए यहाँ पर हॉट ह्यूमिड इंडिया की बात की जा रही है और आधार का जो आइडेंटिफिकेशन है उसकी रिलायबिलिटी पर सवाल उठाए जा रहे हैं अपार्ट फ्रॉम द डेटा ब्रीच। आइए इसे डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम आधार की बात कर लेते हैं कि आधार पर यहाँ सवाल उठाए गए हैं, तो आधार हमें थोड़ा सा जानना जरूरी है बैकग्राउंड के लिए। अब आधार, ये चीज हम जानते हैं कि एक यूनिक आईडी है। हर एक सिटीजन का अपना यूनिक आधार होगा। आधार एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है बेसिकली, और ये इशू करता है यूआईडीएआई यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब बेसिकली आधार एक आइडेंटिफिकेशन या फिर आइडेंटिटी प्रूफ है। साथ के साथ इस पर आपका एड्रेस एज वेल एज डीओबी भी मेंशन्ड होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में अगर ये चीज देखी जाए तो आधार एक्चुअल में जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके बेनिफिट्स लेने के लिए एक्चुअली आधार इज मोर और लेस मैंडेटरी, यानी कि बिना आधार के बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स की जो बेनिफिट्स हैं वो लोगों को नहीं मिल पाती हैं। तो अब देखिए कि आधार के यहाँ पर जो पॉइंट्स बेसिकली हमें आगे काम आने वाले हैं इस डिस्कशन में। सबसे पहला है कि आधार एक 12 डिजिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इशू कौन करता है? यूआईडीएआई। सारा जो डेटा है यूआईडीएआई के पास में ही है और बेसिकली आधार एक सेंट्रल डेटाबेस पर काम करता है। सेंट्रल डेटाबेस को मैनेज कौन करता है? यूआईडीएआई। और तीसरी बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि ये एक आइडेंटिटी प्रूफ भी है और ये आइडेंटिटी प्रूफ होने के साथ साथ बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स के बेनिफिट्स लेने के लिए मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने। इसके बाद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की भी इस रिपोर्ट में बात की जाती है, तो हम ये भी थोड़ा सा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम शॉर्ट में इसे देख लेते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स होते क्या है। बेसिकली 2013 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था ये सिस्टम। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो सिस्टम है, अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, तो ये सिस्टम बेसिकली आपकी जो भी वेलफेयर स्कीम्स होती है ना, उसके जो भी बेनिफिट्स होते हैं, वो आपको डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है गवर्नमेंट। यही है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम। अब हम आते हैं मूडीज की रिपोर्ट पे। ये तो हमने बैकग्राउंड देख लिया, थोड़ा सा हमें जानना जरूरी था कि यहाँ पर सवाल क्या उठाए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो ये बताते हैं, रिपोर्ट में अपनी हाईलाइट करते हैं, वो ये करते हैं कि आधार एक्चुअल में बहुत रेवोल्यूशनरी आईडी है और मतलब कहना चाहिए कि स्केल एज वेल एज इनोवेशन की यहाँ पर जो बात हाईलाइट की जाती है कि स्केल और इनोवेशन दोनों चीजें इसमें काफी यूनिक हैं, काफी अच्छी हैं। इसके बाद आधार का जो इशू यहाँ पर हाईलाइट किया जाता है वो है प्राइवेसी एज वेल एज सिक्योरिटी का। एक्चुअल में मूडीज की ये रिपोर्ट कहती है कि ये बहुत ज्यादा सिक्योर नहीं है और यहाँ पर डेटा ब्रीच होने के चांसेस हैं। साथ के साथ डेटा ब्रीच अगर होता है तो एक्चुअली आधार का ये डेटा में, मैंने आपको बताया था, बायोमेट्रिक्स का डेटा भी इन्वॉल्व है। और बायोमेट्रिक्स का डेटा स्पेसिफिकली रेटिना स्कैन जो है, फिंगरप्रिंट्स है, काफी ज्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो जाती है और ये रिपोर्ट यही चीज हाईलाइट करती है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज जो बताई जाती है इस रिपोर्ट की, कि ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो भी वेलफेयर स्कीम्स हैं बेसिकली उनके डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है आधार का आइडेंटिफिकेशन। और आधार को एक्चुअल में बिना आधार के बहुत सारे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं पॉसिबल है, या फिर आप ये कह लीजिए कि बिना आधार कार्ड के आपको गवर्नमेंट की जो भी वेलफेयर स्कीम्स चल रही है उनके बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। अब यहाँ पर जैसे मनरेगा अगर हम देखें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो यहाँ पर आधार सीडिंग एक तरीके से कंपलसरी है।
आप आधार कार्ड से सीधे अपना बैंक अकाउंट नंबर जुड़वाएंगे और आप मनरेगा में भी अपना एनरोल करेंगे अपने आधार कार्ड नंबर से, तो जो भी बैंक अकाउंट नंबर उस आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होगा, आपका जो भी मनरेगा का बेनिफिट है वो डायरेक्टली उस बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसके बाद आधार की जो वेरिफिकेशन है, वेरिफिकेशन अगर आप देखेंगे तो बहुत ही निहायत ही सिंपल वेरिफिकेशन है। डायरेक्टली आप अपना बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के साथ में या फिर ओटीपी के साथ में आधार कहीं भी आप यूज करके और वेरिफिकेशन कर सकते हैं। बट यहाँ पर जो रिपोर्ट चीज हाईलाइट करती है, ये है मेन चीज, कि हमने पिछली साइड में देखा था कि एक चीज जो रिपोर्ट ने हाईलाइट की है वो है रिगार्डिंग प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। क्योंकि बहुत सेंसिटिव डेटा आधार के डेटाबेस में है, जैसे बायोमेट्रिक्स का डेटा है, तो ये काफी सेंसिटिव डेटा हो जाता है, तो डेटा ब्रीच के केस में ये काफी बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरी चीज जो ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है वो ये हाईलाइट करती है कि यहाँ पर कई बार बायोमेट्रिक्स की जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, इसकी फेलियर देखने को मिलती है। और इसकी फेलियर अगर हमें देखने को मिलेगी तो यहाँ पर सवाल उठता है रिलायबिलिटी का, कि क्या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन इतना रिलायबल है। अगर हमें, क्योंकि कई बार मल्टीपल केसेस में हमें फेलियर्स देखने को मिले हैं, जैसे आप झारखंड के कुछ केसेस उठाकर देख लीजिए। पीडीएस पर, यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की शॉप्स हैं बेसिकली राशन के लिए, उन शॉप्स पर एक्चुअल में आधार से बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, जिसके चलते पीडीएस से काफी लोगों को राशन नहीं मिला। और यहाँ काफी मतलब बहुत बड़ी तादाद में हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम 2-4 केसेस की ही बात कर रहे हैं। और इन लोगों को राशन नहीं मिला, जिसके कारण से झारखंड का केस मैं यहाँ बता दूं, एक छोटी सी लड़की थी, उसे एक्चुअल में राशन नहीं मिला और वो भूख से मर गई। तो इस तरीके के जो इंसिडेंट्स है ना, इसकी वजह से सवाल उठाया जा रहा है इस रिपोर्ट के द्वारा कि क्या बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन रिलायबल है। आप यहाँ पर, मैंने शुरुआत में बात की थी आपसे लेबर क्लास की बात क्यों की थी? जिन लोगों का बहुत स्किल्स वाला काम है या जिन लोगों का बहुत टूल्स वाला काम है, कई बार उनके हाथों में आप देखेंगे थोड़ा बहुत निशान पड़ जाता है, थोड़ा खुरदुरा हो जाता है स्किन, थोड़ा मतलब आपका थंब या फिर जो फिंगर्स हैं वो उतनी प्रॉपर आपकी शेप नहीं दिखती है बायोमेट्रिक्स की। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर कोई लेबर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि उनका दिन भर जो टूल्स और काफी सारी चीजें उन्हें यूज करनी पड़ती है, तो आपकी बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन ऐसे केस में फेल होने के चांसेस हैं। इसीलिए यहाँ बात लेबर क्लास की गई थी, हॉट एंड ह्यूमिड इंडिया की गई थी। तो ये वाला जो इशू है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन का, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन की रिलायबिलिटी की बात यहाँ पर की जाती है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन जब फेल हो रहा है तो क्या ऐसा सिस्टम ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि हमारे पास तो हमारा कोई भी आइडेंटिटी का जो भी प्रूफ है या जो भी डेटा है वो हमारे हाथ में नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी बात है, किसी भी तरह का डेटा ब्रीच अगर होता है तो ये तो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन हो जाएगी ना, बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या बहुत सेंसिटिव डेटा भी ब्रीच हो जाएगा। तो ये 2-3 चीजें रिपोर्ट एक्चुअल में हाईलाइट करती है। इसके बाद डिनायल ऑफ सर्विस के बारे में भी यहाँ पर बात करती है रिपोर्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल होगा तो आप जिस भी सर्विस के लिए गए हैं, चाहे फिर वो पीडीएस से राशन लेने की बात कर ली जाए, तो क्या आपको वहां से राशन मिलेगा? अगर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल हुआ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। और नहीं मिलेगा तो क्या है, ये सर्विस डिनायल ही तो है। एक्चुअल में ये क्या है, ये सर्विस डिनायल ही तो है। आप जिस काम के लिए, जिस सर्विस के लिए गए थे, वो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपका बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया। अब यहाँ पे एक और चीज जो ये देखने वाली है वो ये है कि यूआईएडीआई सारी चीजें मैनेज करती हैं यहाँ पर, और आधार कार्ड अधिकतर वेलफेयर स्कीम्स के लिए यूज किया जाता है, स्पेसिफिकली मार्जिनलाइज ग्रुप्स के लिए जो भी स्कीम्स चला रही हैं, पुअर क्लास के लिए जो भी स्कीम्स चलाई जा रही हैं, उन सब के लिए आधार यूज किया जा रहा है। और जब इन सारी सर्विसेज के लिए, सारी स्कीम्स के लिए आधार कार्ड का यूसेज है, और आधार कार्ड का बेसिकली जो आइडेंटिफिकेशन है बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के थ्रू है, और अगर ये फेल होता है तो यहाँ पर तो सीधी सीधी बात है ना कि सर्विस डिनायल की बात उठती है। और ये कोई नई बात नहीं है, मैंने आपको झारखंड का जो उस लड़की का केस बताया था, उसे एक्चुअल में पीडीएस से राशन नहीं दिया गया था और जिसके कारण से वो भूख से मर गई थी, तो ये भी तो एक सर्विस डिनायल ही था। आप आज की तारीख में हम अगर बात करें नॉर्मली, तो आप सपोज एग्जाम नहीं, सॉरी, आप अगर सपोज मोबाइल का सिम लेने जाते हैं और वहां पर अगर आपका आइडेंटिफिकेशन आधार का फेल हो जाता है और आपके पास आधार के अलावा कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ नहीं है, तो आपको सिम कार्ड भी नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि आधार का आइडेंटिफिकेशन अगर फेल होता है तो कोई सोल्यूशन है यहाँ पर। ये रिपोर्ट ये चीज हाईलाइट करती है कि सर्विस डिनायल्स बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं जब आधार के थ्रू ही सारा बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन किया जाता है। तो ये इस रिपोर्ट का ऐसा कहना है, और कुछ हद तक ये बात सही भी है कि बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल होने की वजह से सर्विसेज डिनाई की जाती हैं।
यहाँ हमने पीडीएस का एक दो एग्जाम्पल देखे और ऐसे आप उठाकर देखेंगे तो आपको मल्टीपल केसेस ऐसे मिल जाएंगे, सिर्फ एक या दो नहीं है, और ज्यादा केसेस हैं जहां पर बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन फेल होने की वजह से पीडीएस से राशन तक नहीं मिलता है। तो ये जो चीजें हैं, ये सारे जो इंसिडेंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि क्या क्या ये जो बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजीज हैं, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, क्या ये रिलायबल है। रीजन बीइंग, ये सारे केसेस तो हमें बहुत कई बार देखने को मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो भी लेबर क्लास है, स्पेसिफिकली जो मैनुअल लेबर का काम करते हैं, मैंने एग्जांपल दिया था आपको कंस्ट्रक्शन साइट का, तो जो लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो जब टूल्स या फिर बहुत हार्श मटेरियल्स वगैरह को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, उन्हें उठाना होता है या कुछ भी करना होता है, तो कई बार उनके जो स्किन होती है, स्किन कई बार होता है ना कि थोड़ा बहुत चीजें हट जाती हैं, थोड़ा रफ हो जाती है स्किन, और कई बार होता है कि आप टूल्स वगैरह से कोई यूज कर रहे हैं, या फिर जैसे सपोज आप आयरन बार से काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, तो इस तरीके के जो टूल्स आप यूज करते हैं, एक्चुअल में ऐसे टूल्स से आपकी स्पेसिफिकली जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो थोड़ी हल्की हो जाती है। रीजन बीइंग, जो टॉप मोस्ट लेयर है स्किन का, वो वेयर एंड टेयर हल्का फुल्का होता ही होता है। तो ऐसे केस में आइडेंटिफिकेशन, स्पेसिफिकली बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, क्या पॉसिबल हो पाएगा? ये चीज, ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है कि जितने भी मैनुअल लेबर्स हैं उनके केस में ये चीज बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जा सकती है आगे भी। अब यहाँ पर कुछ सजेशंस दिए जाते हैं एक्चुअल में, और सजेशंस देती है ये रिपोर्ट के क्यों ना ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के बजाय हम डिसेंट्रलाइज्ड आईडी या फिर डीआईडी सिस्टम पर चले जाएं। अब डीआईडी क्या होता है? मैंने इसीलिए आपको बताया था कि पहले हम आधार के बारे में बात करेंगे। एक्चुअल में आधार कौन एडमिनिस्टर करता है? यूआईडीएआई। हमने शुरुआत में ही देखा था, इस वीडियो के शुरुआत में ही मैंने आपको बता दिया था आधार के बैकग्राउंड के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे कि यूआईडीएआई आधार का सारा डेटा एडमिनिस्टर करता है। और आधार एक्चुअल में एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के इसमें काम करता है, बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के फॉर्म में काम करता है। सारा जो डेटा है एक सेंट्रल एजेंसी यूआईडीएआई के पास में है, और सारी चीजें वहीं से एडमिनिस्टर होती हैं। तो अब डिसेंट्रलाइज्ड आईडी क्या होगा? आधार तो हमारा सेंट्रलाइज्ड आईडी हो गया। डिसेंट्रलाइज्ड आईडी बेसिकली आपका वॉलेट या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, और यहाँ पर एक्चुअल में इंडिविजुअल पीपल आर ओनर ऑफ देयर ओन आईडी और डेटा। अब यहाँ पर ये आर्टिकल जो है मूडीज का, ये एग्जाम्पल देता है बेसिकली अजरबैजान एज वेल एज एस्टोनिया का। अजरबैजान एज वेल एज एस्टोनिया का एग्जाम्पल दिया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर सक्सेसफुली डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम्स जो हैं ये काम कर पा रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो इशू है, ये सेंसिटिव डेटा ब्रीच का इशू है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में। अब इसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम की अगर बात की जाए, तो इंडिया में ऑलरेडी एक डिसेंट्रलाइज्ड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम अवेलेबल है, जिसे हम डिजी लॉकर के नाम से भी जानते हैं। अब डिजी लॉकर एक्चुअल में आइडेंटिफिकेशन सिस्टम तो है, बट आईडी का नहीं है। वो है बेसिकली आपको अगर अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट्स आइडेंटिफाई कराने हो, बेसिकली डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने हो, ज्यादा सही रहेगा हम इसे ये बोलें कि आपको डॉक्यूमेंट्स अपने वेरीफाई कराने हो, तो आप डिजी लॉकर से डायरेक्टली करा सकते हैं। और डिजी लॉकर एक तरीके से डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज्ड वेरिफिकेशन सिस्टम भी कहा जा सकता है इसे। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज होती हैं, यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज होती हैं। आप आधार के थ्रू यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो स्पेस होगा जहाँ पर आप अपने डॉक्यूमेंट स्टोर करेंगे, वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को वो आपको प्रोवाइड करेंगी स्पेस। एग्जांपल के लिए हम गूगल ले सकते हैं कि गूगल आपको आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रखने के लिए, या ड्रॉप बॉक्स आपको आपके डॉक्यूमेंट सिक्योर रखने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में जाके सारी चीजें स्टोर नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम भी चलाए जा सकते हैं। आपको प्रॉपर आईडी प्रूफ जो प्रोवाइड किए जाएं वो डिसेंट्रलाइज्ड हो, यही है आपका डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम। और ये रिपोर्ट जो है आधार की कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए डिसेंट्रलाइज्ड आईडी का सजेशन देती है बेसिकली। और ये एक्चुअल में एग्जांपल जो है, एग्जांपल भी दिए गए एस्टोनिया एज वेल एज अजरबैजान के, कि यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम काफी अच्छे से काम कर पा रहा है। इसके अलावा डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम की एक और बात होती है कि यहाँ पर इंडिविजुअल पीपल आर द ओनर ऑफ देयर ओन डेटा, और वो सारी चीजें रेगुलेट करते हैं। अगर आपने मना कर दिया तो आपका डेटा आपकी मर्जी के खिलाफ कोई और यूज नहीं कर सकता।
अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये रिपोर्ट पब्लिश होगी तो गवर्नमेंट का भी कुछ रिस्पॉन्स आया होगा। गवर्नमेंट rebuffs Moody's Aadhaar views, says a billion Indians trust it। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं बेसिकली कि क्यों मूडीज का जो क्लेम है वो बहुत ज्यादा लेजिटिमेट नहीं है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है कि बहुत सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं ये आधार को रिकॉग्नाइज करती हैं। काफी सारी इंटरनेशनल एजेंसीज जो हैं आधार के सिस्टम में भी इंटरेस्टेड है कि किस तरीके से चीजें सेंट्रलाइज करके और प्रॉपर सर्विस डिलीवरी ऑर्गेनाइज की जा सकती है। और यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड बैंक जैसी एजेंसीज की, जिन्होंने आधार को एक्चुअल में रिकॉग्नाइज किया है कि वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। सेकंड आते हैं कि एक्चुअल में जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं जैसे मनरेगा, ऐसी स्कीम्स को बहुत इजीली फैसिलिटेट किया गया है आधार के चलते। आधार सीडिंग के थ्रू डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के अकाउंट में उनकी जो भी लाइक बेनिफिट्स हैं वो ट्रांसफर कर दी जाती हैं, और ये सारी बेनिफिट्स डायरेक्टली आप सोचिए उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो पा रही हैं, रीजन आधार। और आप एक बात और जानने वाली है यहाँ पर कि काफी सारे फेक मनरेगा बेनिफिशियरीज भी आधार की वजह से ही लाइक हम सॉर्ट आउट कर पाए हैं, पॉइंट आउट कर पाए हैं कि कौन से बेनिफिशियरीज रियल हैं और कौन से फेक हैं। ये पॉसिबल हो सका है सिर्फ और सिर्फ आधार की वजह से, अदरवाइज काफी ज्यादा कहना चाहिए फेक बेनिफिशियरीज मनरेगा में भी रजिस्टर्ड थे और इन्हें आइडेंटिफाई करना आधार की वजह से ही पॉसिबल हो सका है। लास्टली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के भी काफी सारे स्कीम्स थे, रीजन बीइंग जो फेक बेनिफिशियरीज थे उन्हें आइडेंटिफाई किया जा सका। इसके बाद जो भी पैसा, कई बार होता है कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया था कि पैसा फेक बेनिफिशियरीज के थ्रू साइफन ऑफ हो जाता था, ठीक है। तो ये चीज भी कर्ब कर पाए हम आधार की वजह से ही, तो बेनिफिट्स भी काफी सारे हैं, गवर्नमेंट का ये कहना है बेसिकली। अब क्योंकि इस रिपोर्ट में डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात की जाती है, तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स एक्चुअल में हमने देखा कि है क्या। अब डिसेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज सिस्टम के बीच का डिफरेंस तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। सेंट्रलाइज सिस्टम में एक सेंट्रल एजेंसी इन्वॉल्व होती है जहां पर सारा डेटाबेस होता है, बट डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम के केस में ये चीज नहीं होती। और बेसिकली डिसेंट्रलाइज सिस्टम्स में पर्सनल डेटा यूजर्स के अकॉर्डिंग चलता है, उनके कई बार डिजिटल वॉलेट में भी स्टोर्ड होता है और वो चाहें तो उसे रेगुलेट कर सकते हैं। वो किसी को प्रोवाइड करना चाहें देन इट्स कूल, और अगर वो किसी को प्रोवाइड ना करना चाहें अपना डेटा या अपना आईडी तो नहीं जाएगा। अब डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम के जब रिकमेंडेशंस मिल रहे हैं तो कुछ बेनिफिट्स होंगे ना, तभी तो मूडीज जैसा फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन इस चीज को रिकमेंड कर रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिसेंट्रलाइज सिस्टम के कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे प्राइवेसी एनहांस हो जाती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है ये इंटरमीडियरीज के पास में कम से कम जाती है, और यूजर्स अपना डेटा इंडिपेंडेंटली मैनेज कर पाते हैं। ये कुछ इसके बेनिफिट्स हैं। हालांकि डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम के कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि ग्रुप आइडेंटिटी एज वेल एज पॉलिटिकल डिवाइड्स का भी इशू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कुछ टेक्नोलॉजिकल एज वेल एज सोशल मीडिया कंपनीज के पास में डेटा का कंसंट्रेशन हमें देखने को मिल सकता है। और लास्टली जो डिजिटल स्पेस है वो यूनाइटेड नहीं रह जाएगा डिसेंट्रलाइज्ड आईडी सिस्टम के वजह से, क्योंकि कई सारे इंटरमीडियरीज एज वेल एज कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पर इन्वॉल्व होंगी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, हमने आधार के बारे में बात की और रिसेंटली जो मूडीज की आधार के ऊपर रिपोर्ट आई है कि आधार कितना रिलायबल है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कितना रिलायबल है, आधार कितना सिक्योर है, इस पर हमने पूरा डिस्कशन किया, गवर्नमेंट का स्टांस देखा और मूडीज के कुछ पॉइंट्स देखे कि क्या मूडीज ने ऐसा देखा, क्या ऑब्जर्व किया जिससे कि ये सारी बातें हाईलाइट की गई हैं आधार के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।